equality chapter. First of all, you want to learn what is equality. Equality क्या है? In our country, you all know our country is a democratic country, and it is written in the constitution that all persons are equal in the eyes of law. But what is equality? What is equality? आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इक्वालिटी मीन्स समान अधिकार, समान अधिकार मिलना। समान अधिकार किस बिहाफ में? ऑन इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आपके इक्वालिटी, तो समान अधिकार किस बिहाफ में मिलना? समान अधिकार वोटिंग में, समान अधिकार मिलना एजुकेशन में, किस बिहाफ में आपको इक्वालिटी के रिगार्डिंग समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि इक्वालिटी मिलती है, नहीं मिलती है। कई बार हम केसेस पढ़ते हैं अखबार में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, कि जो पुअर होते हैं उनको और जो रिच होते हैं उनको, जो रिच होते हैं वो तो अपने पैसे के फाइनेंशियल पावर के थ्रू अपना कुछ भी काम करवा लेते हैं। जो पुअर होते हैं उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनके साथ कई बार कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इक्वालिटी किस बिहाफ में है ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मेन क्या रोल है इक्वालिटी का, ये एक स्टोरी के थ्रू इस चैप्टर में आपको समझाया गया है। स्टोरी ऑफ कांता, वही आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आप देखिएगा, आपके पास टेक्स्ट बुक भी होंगी, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं स्टोरी है पूरी। उसी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए आज मैं इक्वालिटी का मीनिंग आपको समझाऊंगी। फर्स्ट आप देखिए, एक लाइन है, लाइन में काफी लोग खड़े हुए हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा ये लाइन किसी असेंबली की लाइन या किसी क्लास की लाइन लगी हुई है। ये जो लोग हैं ये आपके एक वोटिंग देने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब आप देखेंगे कि इस लाइन में काफी सारे लोग खड़े हैं। मंजीत कौर हैं, एक टीचर हैं, तेजा सिंह जी एक ट्रेडर, ग्रीश राव एक स्टूडेंट हैं, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ये सब एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है। टीचर, ट्रेडर, स्टूडेंट या डोमेस्टिक वर्कर। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसी की ये स्टोरी है। उसी के स्टोरी को लर्न करते हुए आज हम इक्वालिटी ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री ये हम बताएंगे, इसी से हमें क्लियर होगा। फर्स्ट आप देखिएगा, इलेक्शन डे वाले दिन कांता अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ खड़ी है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है वोट डालने के लिए। तो कांता अपनी फ्रेंड को कहती है, इजंट इट गुड सुजा, सुजाता का निकनेम उसने बोला है सुजा, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। अब वो कहती है, अब वो कांता है वो जैन साहब के यहाँ डोमेस्टिक वर्क करती है, काम करती है उनके यहाँ पे। तो उनको देख के वो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग सब एक ही लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो अपनी फ्रेंड सुजाता से कहती है कि सुजाता देखो कितना अच्छा है कि हम एक कंट्री के लोग इक्वल सिटीजन की तरह एक ही लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो सुजा भी कहती है हाँ कांता। फिर कांता की बारी आती है, तो कहती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो अपना वोट देने जाती है और वोट देते वक्त वो सोचती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने मुझे प्रॉमिस किया है मेरे एरिया में पाइप वाटर लगाने के लिए। तो ऑब्वियस है हम उसी कैंडिडेट को वोट करना पसंद करेंगे जो कि हमारे एरिया में कुछ काम कराने का प्रॉमिस करता है। तो कांता ने भी वही किया। वो जा रहती है, उस एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो वो सोचती है मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे एरिया में काम करवाएगा। फिर वोट देके वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो जैन साहब बोलते हैं कांता से, वी विल सी यू लेटर कांता। तो बोलती यस नमस्ते साहब, नमस्ते। फिर दोनों अपने घर की ओर जाती हैं बातें करती हुई। तो कांता की जो बिटिया है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, तो बुखार है और उसको डॉक्टर को लेके जाना है उसको हॉस्पिटल में।
पर उसको काम भी करना है। अब जैन साहब के यहाँ काम करती है तो कहती है पहले मैं सारा वर्क कंप्लीट करूंगी जैन साहब के यहाँ, फिर उसको प्ले करके जाऊंगी और उनसे कुछ एडवांस भी मांगूंगी। तो वो घर जाती है, घर जाके देखती है बिस्तर पे उनकी जो डॉटर थी वो बीमार थी, पड़ी थी, तो उसको कुछ पीने को देती है और कहती है बेटा ये आप पी लो और इवनिंग में मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। बोलती ठीक है, बोलते रेस्ट करो। फिर वो वापस अपने जहाँ वो रहती थी जिस एरिया में, वहाँ से बाहर आती है तो उसके जहाँ वो रहती थी उसी एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, क्लीन नहीं थी, क्योंकि वो एरिया बहुत अनटाइडी एरिया था, स्लम एरिया था। तो वो कहती है कि गुड़िया बार बार इसीलिए बीमार पड़ती है क्योंकि उनका जो एरिया है वो क्लीन नहीं है। क्या फिर वो जाती है कुछ जैन साहब के यहाँ काम करने जाती है, तो उनकी वाइफ कहती है प्रॉपर देखिएगा, प्रॉपरली सारे कॉर्नर साफ कीजिएगा, उसको कहती है। और एडवांस देते हुए उसे कहती है कि ये रहा तुम्हारा एडवांस कविता, लेकिन आप इसकी हैबिट बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है, नहीं मैम मैं बिल्कुल इसकी हैबिट नहीं डालूंगी। फिर उस इवनिंग को, फिर शाम को अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो आप ये देख सकते हैं वापस से फिर वो एक लाइन में खड़ी है। एक लाइन में खड़ी होके फिर वो कुछ सोच रही है कि जैन साहब और जैन मैम तो कभी भी इस तरह की लाइन में नहीं खड़े हैं। वो जरूर वोटिंग लाइन में खड़े थे, लेकिन इस तरह बच्चों को लेके, बीमार बच्चों को लेके हॉस्पिटल की लाइन में वो शायद ही खड़े होंगे। तो वो हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हुए थे, काफी लंबे समय तक वो खड़ी हुई थी। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सुबह वो जिस लाइन में खड़ी थी और अभी वो जिस लाइन में खड़ी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ कांता से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना रोल प्ले करता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हमारी सरकार तो कहती है कि हमारी नज़रों में जो एवरी सिटीजन, प्रत्येक जो सिटीजन है वो हमारी आइज में इक्वल है, उसे इक्वली वोट देने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है, उसे गवर्नमेंट जॉब्स का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉज निश्चित किए गए हैं कि ऑल पर्सन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, रिच हो, पुअर हो, कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे वो इलिटरेट हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड का हो, उसे इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में हर सिटीजन्स को इस तरीके के इक्वल राइट्स मिले हुए हैं? इसी पे बेस्ड ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेगा कि इक्वल राइट किस किस बिहाफ में मिले हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो चैप्टर में है वो है इक्वल राइट टू वोट। तो स्टोरी जो कांता की थी उसमें हमने देखा कि जब वो वोट कास्ट करने के लिए लाइन में खड़ी थी तो उसमें और दूसरे पर्सन्स भी खड़े थे। हमने बताया आपको कि बहुत सारे पर्सन्स वहाँ पे खड़े हैं, टीचर है, ट्रेडर है, जिनके वहाँ काम करती है वो जैन साहब, वो भी खड़े हैं, अब्दुल रहमान जो कि आर्टिस्ट हैं वो भी खड़े हैं, ठीक है, एक शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी सिंह कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर खड़े हैं, रुखसार जो कि मीडिया पर्सन है वो भी खड़ी है, अनएम्प्लॉयड है वो भी खड़ा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी खड़ा है। उसी लाइन में वोट कास्ट करने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं और उसी लाइन में सूजा और कांता भी खड़े हैं, ठीक है। और कांता उस लाइन में खड़ी होके अपने एम्प्लॉयर जो जैन साहब हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेती कि वो भी वहीं पे खड़े हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर डेमोक्रेटिक वर्ड क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या है कंट्री, जहां पर हम अपना लीडर वोट के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। उसी कैंडिडेट हमारे पास राइट है कि हम वोटिंग के थ्रू हम उस लीडर को, जैसे कि कांता ने किया कि अपने एरिया में जो उसके पानी ला रहा है, जिसने प्रॉमिस किया है, तो उसी को वो सिलेक्ट करना चाहती है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर सिटीजन को ये राइट है कि वह अपना जो भी प्रेसिडेंट जो खड़ा हो रहा है वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, उसमें आप अपना सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जो भी लीडर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वो लीडर होगा वो पब्लिक के लिए, हमारी कंट्री के लिए
पब्लिक द्वारा चुना हुआ, यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उनके द्वारा ही चुना हुआ होगा इंडिया के। तो इस तरीके से हम उसी को वोट दे सकते हैं जिसको कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वोट कौन दे सकता है? अब हमारी जो वोटिंग सिस्टम है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि हमारा वोटिंग सिस्टम है डेमोक्रेटिक कंट्री का, इसमें रूल है कि जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है और वो वोट दे सकता है। ठीक है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जेंडर का हो, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, तो उसे इक्वल राइट मिला हुआ है वोट देने का। ठीक है, और ये बिल्कुल एसेंशियल एस्पेक्ट है ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए। तो ये जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, वो बेस्ड है इक्वालिटी पे। ठीक है, और जितने भी स्टेट हैं वो ईच एंड एवरी एडल्ट को हमारी कंट्री में, चाहे वो किसी भी वेल्थ में कैसा भी हो, रिस्पेक्टिव टू वेल्थ और कम्युनिटीज, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसको 1 वोट देने का पूरा अधिकार है। जैसे कि कांता है, वो एक्साइटेड है, उस रो में खड़ी हुई, बहुत खुश है कि वो भी दूसरों की तरह इक्वल है। ठीक है, क्योंकि उसके भी वोट की कुछ वैल्यू है। लेकिन जब वो सर्टेन जगहों पे जाती है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे उसे वाकई में इक्वालिटी का रियल मीनिंग समझ में नहीं आता। जैसे कि इवनिंग में वो हॉस्पिटल में जा रही है तो उसे हॉस्पिटल की लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है काफ़ी टाइम तक, और उसमें उसको समय भी लग रहा है, और वहाँ पे इतनी सुविधाएं भी नहीं है। तो कांता ये बोलती है कि एक्चुअल में व्हाट इज इक्वालिटी। ठीक है, तो अब उसकी जो लाइफ है बहुत ही मुश्किल लाइफ है। हमने देखा वो एक स्लम एरिया में रह रही है, डोमेस्टिक वर्क कर रही है, उसकी बच्ची बीमार है, फिर भी उसे एडवांस की नीड है। जब उसे एडवांस मिलेगा, पैसा मिलेगा, काम करेगी, तभी वो अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में दिखा पाएगी। तो वो एक स्लम एरिया में रहती है जहाँ पे उसके घर के पीछे कुछ ड्रेन भी है, गंदी नालियाँ बहती, गंदा पानी आता है, और इसी वजह से उसकी जो डॉटर है वो ज़्यादातर बीमार रहती है। लेकिन अब उसको पूरा दिन काम करना है, इसलिए वो उनको नहीं लेके जा पाती, और उसको अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने एम्प्लॉयर से मनी बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तभी वो उसको डॉक्टर के पास लेके जा पाएगी। और जो उसका डोमेस्टिक वर्क का जो काम है वो पूरे दिन करती है, उसमें वो थक भी जाती है, बहुत मुश्किल होता है। बाद में वो घर आती है, घर आने के बाद वो अपनी बच्ची को लंबे समय तक लंबी लाइन में खड़ी भी रहती है बच्ची के लिए, बीमार बच्ची को लेके खड़ी है। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि उसके पास इतना है नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सस्ता भी होगा, लेकिन वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उसके कम लगेंगे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वो खड़ी है लाइन में क्योंकि वो पुअर है। तो ये तो थी एक काइंड की इक्वालिटी, इक्वल राइट्स टू वोट मिला हुआ है। एक हमने देखी हॉस्पिटल की इक्वालिटी, दूसरी भी बहुत तरीके की इक्वालिटी हैं जो कि आपको चैप्टर में दिया हुआ है। कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और जिनको वोट का राइट मिला हुआ है, लेकिन उनकी जो डेली वर्किंग और लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत अलग हैं, क्योंकि वो बहुत पुअर हैं। ज़्यादातर जो इंडिया में लोग हैं वो कई तरीके की इनइक्वालिटीज़, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस बहुत तरीके से फेस करते हैं। उनमें से 2 स्टोरीज और आपको इस बुक में दी हुई हैं जो कि रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं और उनके लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं उनको बताते हैं। उनमें से कॉमन जो इनइक्वालिटी आती है वो आती है हमारी कास्ट सिस्टम को लेके। कांता वाली तो जो इनइक्वालिटी थी वो रिच और पुअर के बीच में एक इनइक्वालिटी आती है जो कि हमारी कंट्री में कॉमन है, दैट इज कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम क्या है? अब अगर ये रूरल इंडिया है उसमें कई बार रूरल इंडिया जो हमारा एरिया है इंडिया का, उसमें अगर आप एक्सपीरियंस करें
तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अर्बन एरिया में ये चीज़ें कम होती हैं, लोग कम बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम में। लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर में कई मैट्रिमोनियल एग्जाम्पल्स एडवर्टीजमेंट आते हैं। बुक में भी आपको एक दो न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है तमिल ब्राह्मण ग्रूम चाहिए, ठीक है, और टॉल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, या प्रोफेसर क्वालिफाइड है ब्यूटीफुल टॉल गर्ल के लिए, गुप्ता बॉय चाहिए, और सीए है, वर्क करता है एमएनसी कंपनी में, या फिर फेयर ब्यूटीफुल गर्ल जो कि आईटी कंपनी मुंबई में वर्क करती है, एमबीए है, अब्रॉड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल एड्स आपने कभी देखे होंगे, मैट्रिमोनियल यानी जो शादी के प्रस्ताव के लिए आते हैं, उस तरीके के एड न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। अब मेन इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में भी आते हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट इशू है कास्ट सिस्टम का, जो कि हाईली अर्बन एरिया एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विलेजेस में ही कास्ट का है, जो हाईली अर्बन एरियाज हैं यानी जो शहर के क्षेत्र हैं उनमें भी ये लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कास्ट को लेके। तो एक जो स्टोरी आपको बताई गई है इसमें कास्ट सिस्टम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि उनके रियल लाइफ की स्टोरी है, एक दलित चाइल्ड की। दलित मतलब जो कास्ट हमारे कचरा उठाने का या सफाई करने का इस तरीके का काम करता है, अनटचेबल्स भी कहलाते हैं, आपने 6 में भी इनके बारे में पढ़ा है। दलित चाइल्ड, उसके बारे में एक स्टोरी है। दलित क्या है? एक टर्म है, एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, जिसको कि बहुत ही कहते हैं कि सोसाइटी से अलग, पहले के टाइम में अलग कर दिया जाता था, इनको अलग जगह दी जाती थी रहने के लिए, कोई टच करना भी पसंद नहीं करता था, कोई इनको अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता था, इवन इनका टेम्पल्स में एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड थी, कोई इनको टेम्पल में भी एंट्री नहीं देता था, जहाँ जिस कुएं से पानी लेते थे वो भी वहां से भी नहीं ले सकते थे। बहुत ही सीरियस डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में। तो एक दलित चाइल्ड है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हीं की स्टोरी है, जो कि फेमस दलित राइटर बने बाद में। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी उन्होंने अपनी एक किताब लिखी खुद के जीवन पे, जूठन के नाम से। तो उन्होंने उसमें लिखा कि आई हैड टू स्टे सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। तो वो जब पढ़ने जाते थे, जब वो छोटे थे, 4th क्लास में थे जब वो, तब उनके फादर ने उनको एक स्कूल में भर्ती कराया। तो स्कूल में उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता था, उन्होंने उस किताब में सारा मेंशन किया कि जब ये स्कूल जाते थे तो उनको दूसरे क्लास से बाहर बिठाया जाता था, दरवाजे के पास बहुत दूर, और फर्श पे बिठाते थे नीचे, बाकी सब बच्चे ऊपर बैठते थे और इनको नीचे बिठाया जाता था, ठीक है। और कई बार तो इनको नीचे बैठने के लिए मैट दिया जाता था, कई बार मैट भी नहीं दिया जाता था। और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो कई बार उनसे पूरा स्कूल साफ करने के लिए भी कहते थे, और कई बार इनके जो क्लासमेट्स थे वो बिना कारण के पीटते भी थे। 4th क्लास में थे और इनका जो हेडमास्टर था वो ओम प्रकाश जी से कहता है कि आपको पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड स्वीप करना पड़ेगा, यानी साफ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी लिखा अपनी किताब में कि वो जो प्लेग्राउंड था वो इतना बड़ा था कि वो 4th क्लास के बच्चे के फिजिक के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरा प्लेग्राउंड साफ करते और पूरा स्कूल भी साफ करते थे। और उनकी छोटा सा बच्चा था, इसलिए इतना काम करने के बाद उनकी पीठ में दर्द होने लग जाता था, और उसका जो फेस होता था पूरा डस्ट से कवर हो जाता था, और डस्ट कई बार उनके मुंह में भी चली जाती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको पढ़ने की इतनी चाह थी कि उनको वो काम वो करते थे। जो दूसरे बच्चे थे वो क्लास में पढ़ते और ये वहाँ पे सफाई करता था, और हेडमास्टर अपने रूम में बैठा बैठा उसको वॉच करता
और उसको पानी पीने के लिए भी वो अलाउ नहीं करते थे कि भी प्यास लगी है इतना काम करे पानी दें, नहीं। पूरा एक दिन में उसे पूरे डोर्स विंडोज पूरा स्कूल रूम सारा प्लेग्राउंड से साफ करवाता था और सारे जो टीचर्स वहाँ थे और जो भी लड़के थे वो देखते रहते थे। तो ओम प्रकाश जो थे फिर इस तरीके से एक दिन सफाई कर रहे थे, तो एक दिन उनके फादर ने सोचा, वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को देखते हुए जाएं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देख लिया कि उनका बच्चा जो है वो पूरा स्कूल स्वीप कर रहा है। तो गुस्से से अंदर आए और उन्होंने चिल्लाया बहुत गुस्सा होके कि ये क्या है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो अपने साथ लेके जाने लगे और चिल्लाते हुए टीचर्स को और हेडमास्टर को बोले कि आप टीचर हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखिए कि जब मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, यहीं पढ़ेगा और बहुत सारे बच्चे भी अपने साथ में लेकर आएगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी, जो कि उन्होंने अपनी बुक जूठन में भी मेंशन की है। तो ये बेस था कास्ट सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि ये दलित एक ऐसी कास्ट थी जो कि हमारे सोसाइटी से जिन लोगों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था और जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं वो दलितों को अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करना नहीं चाहते थे। उनको अपने साथ में पास में नहीं बिठा सकते थे, उनको सोसाइटी से अलग रखा जाता था, उन्हें पीने का पानी सेम कुएं से नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको मंदिरों में भी एंट्री नहीं दी जाती थी, टेम्पल्स में एंट्री बिल्कुल मना थी इनको, और इनके साथ बहुत ही गंदी तरीके से व्यवहार किया जाता और जो कि इनकी डिग्निटी हर्ट होती थी। तो एक स्टोरी कास्ट सिस्टम को लेके हमने ये पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। सेकंड स्टोरी जो इसमें आपको बताई गई है वो है अंसारीज की, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज। अब यहाँ भी कास्ट सिस्टम आता है, आपकी बुक में ही दी हुई है ये स्टोरी। मिस्टर और मिसेस अंसारी, जो कि अब यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी पुअर नहीं है, ये अंसारी जी अच्छे वेल टू डू फैमिली से हैं, इनके पास पैसे भी हैं। तो वो एक अपार्टमेंट में एक सिटी में रेंट पे एक मकान देखना चाह रहे थे। उनके पास मनी है और वो रेडी हैं जो भी रेंट पे पैसा उनको होगा वो पे करने के लिए। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ फ्लैट ढूंढने में, जगह ढूंढने में मदद करें। तो जो डीलर था वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ अपार्टमेंट्स में फ्लैट हैं रेंट के, मैं आपको बताता हूँ। और वो उनके साथ में विजिट करने जाता है अपार्टमेंट में। तो एक अपार्टमेंट में अंसारी इसको बहुत अच्छा लगता है, एक रूम जो एक फ्लैट था वो अच्छा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो वाला ही उनको लेना है। तो जब लैंडलेडी जो थी जिनका मकान था वो पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। तो जब वो बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो एकदम से उनका नाम सुन के वो देने के लिए तैयार थी पहले, लेकिन जब वो नाम सुनती है तो एकदम से एक्सक्यूज बना लेती है कि नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकती हूँ मकान जो कि भाई नॉनवेज खाते हैं, हमारी बिल्डिंग में कोई नॉनवेज नहीं खाता, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को जो नॉनवेज खाते हैं उनको मकान नहीं दे सकती। जबकि अंसारीज और दोनों प्रॉपर्टी डीलर दोनों सरप्राइज होते हैं सुन के, क्योंकि पास में ही उनको कुछ ऐसे नॉनवेज की स्मेल आ रही थी। मतलब उसने कुछ एक्सक्यूज दिया या झूठ बोला क्योंकि उसे वो मकान उसे नहीं देना था। कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरी जगह जाते हैं देखने, सेम एक्सक्यूजेस रिपीट होता है। तीसरा थर्ड जगह जाते हैं, वही एक्सक्यूज रिपीट होता है। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर को समझ में आता है और वो कहता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि क्यों ना आप अपना नेम चेंज कर लें, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। तो अंसारी थे तो बहुत गुस्सा होते हैं, क्यों कोई किसी वजह से अपना नेम चेंज करेगा केवल एक अपार्टमेंट लेने के लिए, क्या वो अपने नेम चेंज कर देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, अनॉयड होते हैं, रिलिक्ट होते हैं और कहते हैं पूरा महीना वो ढूंढते रहते हैं अपार्टमेंट्स, लेकिन कोई भी उनको मकान देने के लिए रेडी नहीं था। जबकि वो
जो भी रेंट है वो पे करने के लिए रेडी थे, लेकिन वो अपनी डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, हर्ट नहीं करना चाहते थे। अगर वो अपना नेम चेंज करते तो उनकी डिग्निटी को हर्ट होता। तो इसी तरीके का एक इंसिडेंट आपने एक मूवी है दीवार, उसमें देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक व्यक्ति फेंक के पैसे देता है। तो वो जब छोटा होता है अमिताभ बच्चन, तो शू पॉलिश कर रहा होता है, तो फेंक के पैसे देता है, तो कहता है मैं फेंक के हुए पैसे नहीं लेता हूँ। यानी वो इतनी इसको डिग्निटी लगती थी, चाहे वो छोटा काम कर रहा है लेकिन काम तो कर रहा है। तो वो कह रहा है मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है, मैं अपने डिग्निटी मेंटेन रख रहा हूँ और मैं फेंके हुए पैसे नहीं लूंगा। अगर आपको देने हैं तो आप मेरे हाथ में दीजिए और रेस्पेक्ट के साथ दीजिए। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया एक स्टोरी कांता की, एक स्टोरी आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की सुनाई। स्टोरी ऑफ कांता तो इक्वालिटी एक डिफरेंट हुई, और जो आपको मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि वो वेल टू डू फैमिली से हैं, रिच हैं, फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है। क्यों? कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे। और दूसरी हमने पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि वो दलित थे। तो ये इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में मौजूद है। तो और भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी अगर हमारी कंट्री में है तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे क्या काम कर रहा है, किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट के, हम एज अ सिटीजन हमारे क्या रोल हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में किसने बनाया, किसका क्या रोल था, वो सारा हम नेक्स्ट सेशन में